हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज बात करते हैं समरी ट्रायल क्या होता है। आईपीसी के किन अपराधों में संक्षिप्त विचारण होता है, संक्षिप्त विचारण करने की शक्तियां, संक्षिप्त विचारण करने की प्रक्रिया और संक्षिप्त विचारण में मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड तैयार करना, समन, वारंट या विचारण और संक्षिप्त विचारण में क्या अंतर होता है। तो संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल क्या होता है, पहले इन बिंदुओं पर हम विशेष रुचि रखते हुए यहाँ पे केंद्र बिंदु करते हैं इसे। विचारण ट्रायल शब्द को सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में परिभाषित किया गया है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार एक विचारण को देश के कानून के अनुसार न्यायिक परीक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है। विचारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोर्ट दोनों पक्षों की ओर से मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाता है, जहां कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों को केस में पेश किए गए गवाहों की जांच, परीक्षण और जीरा क्रॉस एग्जामिनेशन करने की उचित अवसर दिया जाता है। न्यायाधीश मामले के गुण दोष के अनुसार ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के विचारण होते हैं: वारंट, समन और संक्षिप्त। संक्षिप्त विचारण का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 21 में किया गया है। इस विचारण में मामलों को तेजी से निपटाया जाता है, क्योंकि प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऐसे मामलों की रिकॉर्डिंग संक्षेप में की जाती है। इस प्रकार के विचारण में केवल छोटे वर्ग में आने वाले अपराधों को ही विचारण किया जाता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि संक्षिप्त विचारण में जो वारंट, समन और संक्षिप्त चीज़ों को अध्याय 21 में विचारण दिया गया है, इन मामलों में तेजी से निपटाने के लिए ऐसा किया जाता है। गंभीर मामले वारंट या समन विचारण के लिए आरक्षित होते हैं। यह निर्धारण के लिए क्या किसी मामले की संक्षिप्त सुनवाई की जानी चाहिए या नहीं, ये निर्धारित करने के लिए शिकायत में बताए गए तथ्य प्राथमिक आधार हैं। संक्षिप्त विचारण का जो उद्देश्य होता है वो न्यायपालिका यानी कि कोर्ट पर बोझ को कम करने के लिए मामलों का शीघ्र निपटान करना है। यह विचारण लोगों को कम समय में न्याय प्राप्त करने का उचित अवसर प्रदान करता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत संक्षिप्त परीक्षणों का नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान धारा 260 से धारा 265 तक हैं। यहाँ पे इन सभी बातों का तथ्य सिर्फ इतना है कि कोर्ट पर जो केसेस का जो ओवरलोड हो रहा है वो चीज़ें कम हो, और यहाँ पे विचारण करके ही उन मामलों को जल्द से जल्द निपटारा कर दिया जा सके, यानी कि वारंट, समन और फिर संक्षिप्त तरीके से उसका विचारण करके उसका समापन कर दिया जाए। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको जैसे कि मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में फर्स्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं, सेकंड क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं, उनके अंतर्गत में किस तरीके से संक्षिप्त ट्रायल लिया जाता है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको समझाऊंगी। बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊंगी। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं एंड आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ये विचारण में केवल छोटे वर्ग में आने वाले जो अपराधों का विचारण किया जाता है, इन सभी में 1973 के तहत धारा 260 265 तक ही इसमें की गई हैं। इसके बाद अपराध और उनका संक्षिप्त विचारण करने की जो शक्तियां हैं वो 260 के तहत संक्षेप में किसी मामले की सुनवाई करने की शक्ति निर्धारित करती है, वो भी सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत। ठीक है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित अपराधों के संक्षेप में विचारण करने की शक्ति प्रदान करता है, जो कि मैं आपको अभी बता रही थी। पहले पॉइंट में है, ये सारे पॉइंट वाइज मैंने बहुत मेहनत से ये सारे पॉइंट वाइज मैंने नोट किया है। आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर एक बार पढ़ के उसके बाद नोट करें। ऐसे अपराध जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक से कारावास से दंडनीय नहीं है। दूसरा है आईपीसी की धारा 379, 380 या 381 के तहत चोरी का अपराध यदि चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं है। 380 गृह आदि में चोरी होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
एक अपराध जहां एक व्यक्ति ने आईपीसी की धारा 411 के तहत 2000 रुपये से अधिक की चोरी संपत्ति प्रदान की है या अपने पास रखी है। ध्यान दीजिएगा, दूसरे पॉइंट में है कि 2000 रुपये से अधिक नहीं है संपत्ति का मूल और वो उसने चुराई है। और पॉइंट नंबर 3 में है कि व्यक्ति जो है वो 2000 से अधिक की चोरी किया है और उस संपत्ति को अपने पास रखा है। ठीक है, दोनों में फर्क है। चौथे पॉइंट में है कि एक अपराध जहां एक व्यक्ति ने आईपीसी की धारा 414 के तहत चोरी की गई संपत्ति को छिपाने या निपटाने में सहायता की है जिसकी कीमत 2000 रुपये से अधिक नहीं है। पहले में था 2000 रुपये का मूल्य जिससे कम होगा उसने वो संपत्ति चोरी की हो। तीसरे में था जो कि धारा 411 के तहत है कि 2000 से अधिक की चोरी संपत्ति प्राप्त की है और अपने पास रखी है। चौथे में है धारा 414 के तहत चोरी की गई संपत्ति को छिपाने या निपटाने में सहायता की है जिसकी कीमत 2000 रुपये से अधिक नहीं है, यानी कि उसको ख़त्म करने के लिए कहीं पे ले जाके बेचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, धारा 414 के अंतर्गत आएगा, आईपीसी के अंतर्गत। पांचवा पॉइंट है आईपीसी की धारा 454 और 456 के तहत आने वाले अपराध। ठीक है, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मामला होता है, लेकिन अगर आप इसको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो आपके लिए ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं होगा। और पॉइंट नंबर 6 है कि यदि कोई व्यक्ति आईपीसी की धारा 504 के तहत शांति भंग करने के इरादे से अपमान करता है तो वो दोषी करार पाया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 है आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के मामले में 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। मैंने एक एक पॉइंट बहुत ही बारीकी से यहाँ पे नोट किया है, हर सेक्शन को अलग अलग तरीके से डिफाइन करके लिखा है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 है उपयुक्त किसी भी अपराध का दुष्प्रेरण यानी कि अबेटमेंट यहाँ पे पॉइंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 9 है कि यदि उपरोक्त में से कोई भी अपराध करने का प्रयास किया जाता है, यानी कि अबेटमेंट हो, 506 हो, 504 हो, 554, 556 हो, यदि इन सब में से किसी भी अपराध करने का प्रयास किया जाता है तो वो दंडनीय अपराध होगा। पॉइंट नंबर 9 में ये चीज़ डिफाइन कर दिया गया है, अच्छी तरीके से बता दिया गया है। पॉइंट नंबर 10 में है कि यदि कोई कार्य किया जाता है जो पशु अत्याचार अधिनियम 1871 के अंतर्गत एक अपराध है और जिसके लिए धारा 20 के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है, वो भी इसके अंतर्गत संलिप्त किया गया है। अब पशु अत्याचार अधिनियम यानी कि आप किसी पशु के ऊपर क्रूरता कर रहे हैं या उसके मर्जी के खिलाफ आप उसको किसी कमरे में बंद किए हैं, उसको खाना नहीं दे रहे हैं, उसको मार पीट रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को धारा 20 में इन्वॉल्व करके लिखा गया है और आप इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये सब मेट्रोपॉलिटन कोर्ट एंड फर्स्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाएंगी। यदि मजिस्ट्रेट को मुकदमे की प्रक्रिया के किसी भी बिंदु पर लगता है कि मामले की प्रकृति संक्षेप में विचारण के लिए उपयुक्त नहीं है तो मजिस्ट्रेट के पास किसी भी गवाह को वापस बुलाने की शक्ति है जिसकी परीक्षा हो सकती है। इसके बाद वह इस संहिता में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामले की सुनवाई के लिए आगे बढ़ सकता है। उम्मीद करती हूँ कि ये 10 पॉइंट्स जो मैंने आपको नोट करवाया है वो आपके लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में था। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी कि उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं और किन किन परिस्थितियों में हो सकती हैं। जैसे अगर कोई नए वकील हैं तो उनको भी ट्रायल जोन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको समझ नहीं आता है कि अगर हम किसी तरीके से कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने पॉइंट्स को हम रख सकते हैं, कितने पॉइंट्स को हम नहीं रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग होती है, लेकिन इन सब की बदौलत अगर आप इन सिर्फ 10 पॉइंट्स को अगर समझ लें तो आपके लिए ट्रायल, समन और वारंट, ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी कि द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास द्वारा संक्षिप्त विचारण कैसे किया जाता है और कौन से सेक्शन के अंतर्गत ये आता है।
सीआरपीसी की धारा 29(3) के तहत द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय को 1 वर्ष से अधिक कारावास या जुर्माना जो 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगा या दोनों की सजा सुनाने का अधिकार होता है। ठीक है। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मेट्रोपॉलिटन कोर्ट वहाँ के मैजिस्ट्रेट वो लोग कर सकते हैं, लेकिन द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के पास इतनी पावर नहीं होती है। वो सिर्फ इतना ही दिखा सकते हैं, इतना ही कारावास का सज़ा दे सकते हैं या इतना ही जुर्माना लगा सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते हैं। अब सीआरपीसी की धारा 261 द्वितीय वर्ग मैजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का उल्लेख करती है। सीआरपीसी की धारा 261 के तहत उच्च न्यायालय को द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट को संक्षिप्त में विचारण करने की शक्ति प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। अगर चाहे हाई कोर्ट तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास द्वारा संक्षिप्त विचारण करने को शक्ति दे सकता है। यदि कोई मैजिस्ट्रेट जिसे विधि द्वारा संक्षिप्त विचारण की शक्ति नहीं दी गई है किसी अपराध का संक्षिप्त विचारण करता है तो उसके द्वारा की गई कार्यवाही सीआरपीसी की धारा 461 के खंड बी के अनुसार पूर्णतः शून्य एवं अविधिमान्य होगी, यानी कि वैलिड नहीं होगी, वॉइड होगी। ठीक है, समझने की बस यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा कि विधि द्वारा संक्षिप्त मामलों में अगर नहीं होता तो वहाँ पे अपराध का संक्षिप्त विचारण उसके द्वारा की गई कार्यवाही धारा 461 के खंड बी के अनुसार पूर्णतः शून्य मानी जाएगी। अगर चाहें तो इन सब पॉइंट्स को आप नोट्स कर सकते हैं। धारा 261 जो कि इम्पॉर्टेंट है, उच्च न्यायालय द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है सेकंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया क्या होती है। 1973 की धारा 262 के तहत संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संक्षिप्त मामलों के लिए अपनाया जाना चाहिए, अर्थात सीआरपीसी धारा 262 के तहत संक्षिप्त विचारण के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो समन मामलों के लिए निर्धारित की गई है। संक्षिप्त विचारण में अपवाद यह है कि इस अध्याय के तहत दोष सिद्धि के मामले में 3 महीने की अवधि से अधिक की सजा को पारित नहीं किया जा सकता है। समन मामले या संक्षिप्त मामले की प्रक्रिया को संक्षेप में नियमानुसार बताया जा सकता है। पहला पॉइंट जिसमें है, ध्यान दीजिएगा ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अलग से छांट कर लिखा है यहाँ पे कि एक आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए पहला कार्य प्राथमिकी यानी कि एफआईआर शिकायत दर्ज करना है, जहां पुलिस इसकी जांच कर सकती है और सबूत जुटाती है। जांच के अंत में पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल की जाती है, इसे प्री ट्रायल स्टेज भी कहा जाता है। इसके बाद आरोपी व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है, जहां मैजिस्ट्रेट द्वारा मौखिक रूप से आरोपी को अपराधों का विवरण डिटेल्स पढ़कर सुनाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, अपराध का विवरण बताने के बाद मजिस्ट्रेट आरोपी से पूछते हैं कि उसे गुनाह कबूल है या नहीं। यदि आरोपी व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार करता है तो मजिस्ट्रेट आरोपी के बयान का रिकॉर्ड बनाता है और फिर दोष सिद्धि के लिए आगे बढ़ता है। चौथा पॉइंट है, यदि आरोपी अपना दोष स्वीकार नहीं करता तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। अभियोजन और बचाव पक्ष को अपना पक्ष रखने का समान अवसर दिया जाता है। मैजिस्ट्रेट तब आरोपी को बरी करने या दोष सिद्धि का फैसला कर सकते हैं। अब संक्षिप्त विचारण के मामलों में सीआरपीसी धारा 262 की उपधारा 2 यह स्पष्ट करती कि यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोष सिद्धि का निर्णय सुनाते हैं तो कारावास के लिए अधिकतम सजा दी जा सकती है, वह है 3 महीने की, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है संक्षिप्त परीक्षणों में रिकॉर्ड। संक्षिप्त परीक्षणों में एक रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 263 में निर्धारित की गई है। इन संक्षिप्त मामलों में मैजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निम्नलिखित प्रारूप में निम्नलिखित विवरण दर्ज करे। ऐसे पॉइंट्स पे मैंने इसको कर दिया है जो कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि मामले की क्रम संख्या, पहला पॉइंट। दूसरा, वह तारीख जब अपराध किया गया था। तीसरा, वह तारीख जब रिपोर्ट या शिकायत दर्ज की गई थी। चौथा है शिकायतकर्ता का नाम यदि कोई हो। पांचवा है आरोपी व्यक्ति का नाम, निवास और माता पिता का नाम। छठवां है वह अपराध जिसके बारे में शिकायत की गई है कोई सिद्ध अपराध यदि वह मौजूद है। सातवां है संपत्ति की मूल्य जिसके संबंध में अपराध किया गया है। मामला की धारा 260(1)(2) या धारा 260(1)(3) या धारा 260(1)(4) के अंतर्गत होगी। आठवां पॉइंट है अभियुक्त व्यक्ति की दलील और उसकी परीक्षा यदि कोई हो। नौवां पॉइंट है न्यायालय का निष्कर्ष। 10वां पॉइंट है न्यायालय द्वारा पारित सजा या कोई अन्य अंतिम आदेश। 11वां है
वह तारीख जब कार्यवाही समाप्त हुई। ये 11 पॉइंट यहाँ पे इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण को अभियोजन पक्ष या अभियुक्त के अधिकार की तरह नहीं दिया गया है, अपितु यह तो मजिस्ट्रेट का अधिकार है। धारा 260 उपधारा 2 के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण को मजिस्ट्रेट के विवेक के अनुसार। वारंट समन और संक्षिप्त विचारण में अंतर। अब मैंने बताया कि ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे हो सकती हैं। अब मैं बताने वाली हूँ इन चीज़ों में क्या अंतर होता है, वारंट समन और संक्षिप्त विचारण। ठीक है, पहला पॉइंट है वारंट और समन विचारण की तुलना में संक्षिप्त विचारण कम जटिल होते हैं। संक्षिप्त विचारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अन्य परीक्षणों की तुलना में कम से कम लेने वाली है। समन वारंट विचारण में जिन गंभीर मामलों की सुनवाई की जाती है, उनके विपरीत समरी विचारण उन मामलों से निपटते हैं जिनके साधारण प्रकृति के छोटे मोटे अपराध होते हैं। और चौथा पॉइंट है उनके बयानों के सार को रिकॉर्ड करने पर ध्यान दिया जाता है। पांचवा है मजिस्ट्रेट को अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ संक्षिप्त विचारण में औपचारिक आरोप तय करने की आवश्यकता नहीं है। छठवां पॉइंट है संक्षिप्त विचारण के मामले में साक्ष्य को संपूर्णता में दर्ज करना आवश्यक नहीं है। यहाँ एक संक्षिप्त रूपरेखा काम करती है। अन्य परीक्षण में यह महत्वपूर्ण है कि पूरे साक्ष्य को पूरी तरह से दर्ज किया जाए। उम्मीद करती हूँ कि मेरे बताए हुए इन सभी पॉइंट्स को आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर मेरा चैनल आपको बेनिफिशियल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेरी हो मेरे दिए हुए नंबर पे। थैंक यू सो मच।